चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि जो भी लोग इस लेक्चर में मौजूद थे बेटा, मैंने बताया था कहाँ तक के बारे में बता दिया था, एक बार देख लेते हैं उसको। कॉपी खोल के लीजिएगा। अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बताया था, क्या होता है एसी करंट, उसके बारे में बताया था। एसी करंट की वैल्यूज कौन कौन से निकालते हैं ये बताया था। एसी करंट की इक्वेशन जनरल क्या होती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये बताया था। एसी करंट की कौन कौन सी वैल्यू निकालते हैं, तो आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू और पीक वैल्यू, जिसमें से जो एक्चुअल वैल्यू मानी जाती है वो कौन सी होती है, आरएमएस। क्या बताया था एवरेज वैल्यू के बारे में, सबसे पहले एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल में निकलती है, आरएमएस वैल्यू फुल साइकिल में। एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में क्यों नहीं निकलती, क्योंकि जीरो हो जाती है। फॉर्मूला निकालना सिखाया था, कैसे प्रूफ करते हैं वो बताया था, और याद कराया था कि एवरेज वैल्यू क्या होती है, 2/पाई ऑफ द पीक वैल्यू। आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला आई स्क्वायर डी टी, एक बार देख लीजिए, रिकॉर्डिंग में उसको इंक्लूड रख रहा हूँ। कुछ इंटीग्रेशन जो डायरेक्टली याद कराए थे, साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी के, इसके बेसिस पे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एसी करंट बताया था, ये देख लीजिए। यहाँ पर लीड और लैग का कॉन्सेप्ट भी बताया था मैंने, कि कोई भी करंट आगे है, कौन करंट पीछे, लीड और लैग हम लोग कैसे देख सकते हैं। जैसे एसएचए में देखते थे, बिल्कुल सेम टू सेम था। तो वहाँ जिसको याद होगा उसको दिक्कत नहीं आएगी इतनी, कौन आगे कौन पीछे। क्वेश्चन बताए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट, ये मेन था। तो प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव। जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, जो लोग लास्ट लेक्चर में मौजूद थे, उसको उससे कोरिलेट करिएगा। मैंने क्या बताया था कि अगर अगर एसी सर्किट को किससे कनेक्ट कर दिया जाए, प्योर रेजिस्टिव सर्किट से कनेक्ट कर दिया जाए, यहाँ पर क्या है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में किसको यूज करे थे, डीसी सर्किट को, यहाँ पर एसी सर्किट। तो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम फेस में निकलता है। इसका हम लोगों ने याद रखने का तरीका क्या देखा था कि सोर्स से या बैटरी कहूँ, सोर्स या बैटरी जो भी आप कहना चाहते हो, सोर्स से तो करंट और वोल्टेज साथ साथ ही निकलता है, बट आगे जाके सर्किट में कौन मिलता है उसके बेसिस पे आगे और पीछे हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने क्या बताया था, अगर रेजिस्टेंस है तो करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, साथ साथ चलते हैं। तो साथ साथ चलते हैं मतलब उनके बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। तो अगर वोल्टेज की इक्वेशन वी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो करंट की इक्वेशन भी क्या होगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी होगी, जहाँ पे आई नॉट को क्या लिखते हैं, वी नॉट बाय आर। ऐसे प्योर इंडक्टिव में क्या था, तो इंडक्टेंस का काम क्या होता है, करंट को पीछे करना। तो जो करंट और वोल्टेज बैटरी से साथ साथ निकले थे, अगर वो इंडक्टेंस से पास होंगे तो हाथ छूट जाएगा। हाथ छूट जाएगा तो वो कहाँ रह जाएंगे, पीछे रह जाएगा करंट। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहता है, ये बात यहाँ पर मैंने बताई थी। तो करंट की इक्वेशन क्या आएगी, वोल्टेज की इक्वेशन अगर वी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो करंट की इक्वेशन में साइन ओमेगा टी में 90 डिग्री का लैग बता देंगे। तो वो ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा, 90, जहाँ पे आई नॉट क्या होता है, मैक्सिमम करंट, ओम्स लॉ लगाइए। और आई नॉट को क्या लिखते हैं अपन, वी नॉट अपॉन एक्सएल, जहाँ पे एक्सएल क्या था, इंडक्टर का रेजिस्टेंस, जिसे हम लोगों ने इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा था। तो इक्वेशन क्या मिल जाएगी, आई नॉट बराबर कितना, वी नॉट अपॉन एक्सएल साइन ओमेगा टी। एक्सएल के बारे में बताया था, एक्सएल क्या होता है, ओमेगा इंटू एल। तो जो इंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी के। तीसरा कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस में क्या बताया था, प्योर कैपेसिटेंस में करंट आगे रहता है। कैपेसिटेंस का काम क्या है, करंट को आगे कर देना, तो या फिर वोल्टेज को पीछे कर देना। तो वो करंट को क्या कर देता है, 90 डिग्री से आगे कर देता है। तो 90 डिग्री से आगे करते तो इक्वेशन क्या बनेगी, अगर अगर वोल्टेज की इक्वेशन वी नॉट साइन ओमेगा टी है, यहाँ लिख रहा हूँ साइड में, तो करंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ से 90 डिग्री आगे चले जाए, जहाँ पे आई की वैल्यू जानते ही हो क्या होती है, वी नॉट अपॉन एक्स। एक्सी क्या है, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस, इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। एक्सी का फॉर्मूला याद था, एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी। ओमेगा को लिख दिया 2 पाई, यहाँ तक की बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दी थी। ठीक है, अब जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, टेबल बना के भी चर्चा कर सकते हैं हालांकि,
पहले समझा देता हूँ, फिर टेबल बना के चर्चा भी कर लेंगे। अब हम लोगों को पढ़ना है, देखिए अभी तक प्योर मतलब सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस था या सिर्फ इंडक्टेंस था या फिर कैपेसिटेंस था। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशंस पढ़ना पड़ते हैं। कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं बच्चों? तो सबसे पहले हमको पढ़ना होता है आर एल सर्किट, फिर हमें पढ़ना होता है आर सी सर्किट, और फिर हमें पढ़ना होता है एल सी सर्किट। निश्चित तौर पे जो एल सी सर्किट है वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको कहूँगा कि आर एल और आर सी के बारे में ही हमें सिर्फ चर्चा करनी होती है, तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। कौन सा सर्किट? एल सी सर्किट, तो उसको अपने को थोड़ा समझ लेंगे, बट उस पर बहुत विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आर एल आर सी और एल सी कैसे समझा जाता है वो आप लोग देखिए। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ किस आर एल सर्किट से। तो यहाँ पर ए लिखा मैंने, आर एल सर्किट, जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा आर एल मतलब क्या है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होगा और यहाँ पर क्या होगा, एक इंडक्टेंस होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, काम काम को याद, इंडक्टेंस का काम करंट को पीछे करना और रेजिस्टेंस का काम करंट को सेम डायरेक्ट वोल्टेज के साथ साथ चलना। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या किया, तो फोटो सर्किट डायग्राम कैसा, पॉइंट नंबर 1 सर्किट डायग्राम देखिए, एक रेजिस्टेंस ले लीजिए और एक इंडक्टेंस। इंडक्टेंस के बारे में ईएमआई चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, ये हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, इसे कनेक्ट कर देंगे, चूंकि एसी पढ़ रहे हैं तो इससे कनेक्ट कर देंगे एसी सोर्स से। ये एसी सोर्स का डायग्राम, ये एसी सोर्स का क्या वोल्टेज, वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ वोल्टेज, यही वोल्टेज हम लोग लगाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, तो कुछ और इक्वेशन भी देते हैं, बट मैंने बोल दिया v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। जैसा कि मैंने आपको ड्रामेटिकल बताया था, देखो ड्रामेटिकल मतलब एनिमेटेड कैसा होता है, वो चीज अपने को याद रहती है, तो वो एनिमेटेड आप लोग समझिएगा। जैसा कि बच्चों मैंने क्या बोला था आपको कि करंट तो हमेशा सोर्स से ही निकलता है, तो यहाँ से भी करंट आई निकलेगा और यहाँ से वोल्टेज वी निकलेगा। ये हमारा ड्रामा है। ड्रामा मतलब एनिमेशन क्या है कि बैटरी से तो हमेशा दोनों साथ साथ ही निकलते हैं, कि वोल्टेज और करंट हाथ पकड़ के निकल रहे थे, कह रहे थे ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। तो ठीक है, देखते हैं आगे जाके। तो दोनों सर्किट में साथ साथ निकले, साथ साथ निकले, यहाँ पर गए। सबसे पहले इसे कौन मिला, देखिए दो एरो मतलब ये दोनों ने हाथ पकड़ रखा है। सबसे पहले कौन मिला इसे, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी हम जानते हैं, रेजिस्टेंस आगे पीछे नहीं करता, ये हाथ नहीं छोड़ेगा। तो हाथ नहीं छोड़ेगा मतलब क्या है कि करंट और वोल्टेज यहाँ पर साथ साथ चले। तो जो हाथ यहाँ से पकड़ के निकले थे वो हाथ अभी भी पकड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। बट जैसे ही वो आगे जाएंगे, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का काम क्या है, करंट को पीछे करना। तो यहाँ पर करंट क्या रह जाएगा, यहाँ छूट जाएगा, यहाँ करंट पीछे रह जाएगा और यहाँ वोल्टेज आगे। एरो देखो, आपको दिख रहा होगा, यहाँ दोनों साथ साथ थे, यहाँ वोल्टेज आगे निकल गया। फाइनली इससे गुजरने के बाद ये हाथ वापस पकड़ लेंगे, ये हाथ वापस पकड़ लेंगे और कहाँ चले जाएंगे, बैटरी। इस तरह से ड्रामेटिकल चलोगे तो मजा आएगा कि कौन पीछे करता है कौन आगे करता है। तो इंडक्टेंस ने यहाँ पर पीछे कर दिया और यहाँ पे इस तरह से करंट सर्किट में फ्लो हो जाएगा। व्हाट इज आवर मेन टास्क, हमारा मेन टास्क क्या है, सो आवर मेन टास्क इज टू राइट द इक्वेशन ऑफ करंट, दैट इज द मेन टास्क। तो इक्वेशन ऑफ करंट क्या होगी बच्चों, तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। नॉर्मली जनरल इक्वेशन साइन के फॉर्म में ही होती है, अगर नहीं होगी तो हम कन्वर्ट कर लेंगे, वो न्यूमेरिकल में देख लेंगे। अब चूंकि इंडक्टेंस है, तो इंडक्टेंस का काम क्या है, करंट को पीछे करना। गौर करिएगा, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। तो इंडक्टेंस का काम हमने क्या बोला, करंट को पीछे करना है। अगर प्योर इंडक्टर होता, प्योर मतलब सर्किट में सिर्फ इंडक्टेंस लगा होता है बच्चों, तो वहां पर वो करंट को पीछे करता है। कितने से पीछे करता है, तो 90 डिग्री से पीछे करता है। उसको हमने याद रखा था कि इंडक्टर का काम सर्किट में करंट को
90 डिग्री से पीछे कर देना है। बट बच्चों गौर कीजिए, अगर इंडक्टर के साथ रेजिस्टेंस भी आ जाता है, ऐसे आप इसको ध्यान रखें, तो वो अपना धर्म तो निभाएगा। मेरा काम है करंट को पीछे करना, मैं तो करके रहूंगा। अगर रेजिस्टेंस होगा तो भी मैं करंट को पीछे करूंगा, बट यहाँ पर वो 90 डिग्री से पीछे नहीं कर पाएगा। ये फर्क होता है। तो सिर्फ इंडक्टर लगा होता तो 90 से पीछे कर देता, बट इंडक्टर के साथ अगर रेजिस्टेंस भी लगाए तो वो 90 डिग्री से करंट को पीछे नहीं कर पाएगा। पीछे मतलब लैग। तो यहाँ पर जो करंट है वो 90 डिग्री से लैग नहीं करेगा, लैग तो करेगा। तो किस एंगल से करेगा, तो उसको फाइव मान लो। तो यहाँ लिख दिया दैट इज इक्वल टू -5। दिस इज द इक्वेशन ऑफ करंट, जो कि हमारा पहला। ये फर्क समझ लो। माइनस का मतलब क्या होता है वो भी जान लेना। माइनस का मतलब लैग और प्लस का मतलब लीड। तो ये जो करंट है ये वोल्टेज से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, क्योंकि करंट की इक्वेशन में माइनस आ रहा है। बस ये जो लैग कर रहा है ये 90 की बजाय कितने से कर रहा है, 5 से। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्या होगा बच्चों, आई लैग्स बाय वी बाय एन एंगल ऑफ 5, नॉट 90। अब 90 की बजाय 5 एंगल से लैग कर रहा है। अभी 5 एंगल कुछ भी हो सकता है 30 डिग्री से लैग कर रहा हो, 45 डिग्री से लैग कर रहा हो, 60 डिग्री से लैग कर रहा हो। कितना एंगल होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। बट गौर कीजिएगा यहाँ पर तो 5 एंगल क्या है, 5 को क्या बोल सकते हैं, अगर शब्दों में कहना चाहो तो 5 को क्या बोल सकते हैं, दिस इज व्हाट बच्चों, दिस इज द फेस डिफरेंस बिटवीन V एंड I। वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस हो गया वो है हमारा, ये हमारी पहली चीज थी। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल आप लोगों के मन में बनना चाहिए कि सर फिर ये आई नॉट क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई नॉट। तो कोई दिक्कत नहीं, आई नॉट की वैल्यू तो हम जानते हैं, ओम्स लॉ मत भूलो। आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर। अब सवाल सुनो, अगर सिर्फ रेजिस्टेंस होता तो आर कह देते। एक मिनट, अगर सिर्फ अच्छा, इसका इसका मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक भी रहती है, बट मैं सोचता हूँ कि पहले आप लोगों को पूरी मेथड से बता देता हूँ, उसके बाद फिर आखिरी में मैं ये चीज आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक की मदद से बता दूंगा कि शॉर्ट ट्रिक से हम लोग उसको कैसे देखते हैं। अब वो मैं आपको बता दूंगा। तो आई नॉट क्या होता है अपना, वी नॉट अपॉन, अगर सिर्फ रेजिस्टेंस होता तो कितना लिख देते, वी नॉट अपॉन आर। अगर सिर्फ इंडक्टेंस होता तो क्या लिख देते, वी नॉट अपॉन, इंडक्टेंस का रेजिस्टेंस क्या होता है एक्सएल, बट जब यहाँ है तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी नॉट अपॉन जेड। थोड़ी नई बात है, धीरे धीरे समय के साथ वो आपको समझ में आ जाएगी। फिर आखिरी में मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तो एक बार में पूरी घुस जाएगी। जहाँ पे जेड क्या है, जहाँ पर जेड क्या है ध्यान देना। तो जेड को हम कहते हैं, थोड़ा इसको अलग पेन से लिखना चाहता हूँ, देखना बच्चों। जेड को हम कहते हैं, जेड को हम कहते हैं इम्पिडेंस ऑफ सर्किट। जेड को हम क्या कहते हैं, इम्पिडेंस ऑफ सर्किट। देखिए इस चैप्टर में 3 टर्म्स आपको सुनने को मिलेंगी, वो 3 टर्म पे गौर कीजिएगा कौन सी होगी। तो एक होगी रेजिस्टेंस, एक होगी रिएक्टेंस और एक होगी इम्पिडेंस। तो रेजिस्टेंस के बारे में तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावटें। एक होती है रिएक्टेंस, तो रिएक्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। भाई हर चीज का रेजिस्टेंस होता है, तो कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है उसको इंडक्टिव, सॉरी 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 सॉरी, कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे। रिएक्टेंस मतलब भी रेजिस्टेंस ही होता है, बट किसका रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर का। ऐसे ही जो इंडक्टर का रजिस्टर होगा उसको क्या बोलेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो सब समझना, रेजिस्टेंस हो गया, रिएक्टेंस हो गया। अब एक शब्द आता है इम्पिडेंस। तो इम्पिडेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, गौर करना। इम्पिडेंस का मतलब होता है
टोटल रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग रिएक्टेंस प्लस रेजिस्टेंस। थोड़ा सुनने में वो शुरुआत में अजीब लगता है क्योंकि पहली बार सुन रहे हो। कुल मिला के अगर हिंदी में कहूं तो सब के सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस को भी इंपेडेंस कहते हैं। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस मतलब भाई हाँ, सभी का रेजिस्टेंस होगा तो रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस, रजिस्टर का रेजिस्टेंस, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, इंडक्टर का रेजिस्टेंस, इन सब का जो मिला के टोटल रेजिस्टेंस होगा सर्किट का, उसे ही हम लोग इम्पीडेंस कहते हैं। शब्दों में कोई कंफ्यूजन ना हो। रजिस्टर का रेजिस्टेंस, कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये सब का मिला के जो रेजिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उसी को हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस। सर्किट में ध्यान रखना। तो जनरल आई नॉट मैक्सिमम करंट निकालने का ये जनरल फॉर्मूला हो गया। आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन जेड। थोड़ा मेरा तरीका अलग होता है, थोड़ा मैं सीक्वेंस को आगे पीछे भी कर लेता हूँ, तो उस पर आप लोग गौर मत कीजिएगा, बट ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें सब इसको सब जगह लगा सकते हो। अब जेड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है तो उसको आगे प्रूफ भी कर दूंगा। अभी फिलहाल के लिए आप लोग उसको याद भी रखिएगा। जेड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। फिर आखिरी में अपने पास एक शॉर्ट ट्रिक भी है। जब मैं आरएलसी पढ़ाऊंगा तो ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि तीनों में आपका एक साथ ही काम हो जाएगा, कि कोई सा भी सर्किट बने उसका फॉर्मूला आप लोग निकाल लेंगे। बट फिलहाल अभी कैसा सीक्वेंस ले रहा हूँ उसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो Z का जनरल फॉर्मूला ये होता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, जिसे कि हम लोग इम्पिडेंस कहते हैं। इस फॉर्मूले को बच्चों आप लोग याद रखिएगा, इस फॉर्मूले को आप लोग याद रख सकते हो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। सही है। अब सुनिए, अब कैसे लिखेंगे देखिए। अगर प्योर, ध्यान देना अपना सर्किट क्या है, अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है मतलब सिर्फ रेजिस्टेंस है सर्किट में, सर्किट में सिर्फ क्या है ये ऐसी सोर्स और सिर्फ क्या है रेजिस्टेंस। अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो एक्सएल एक्सी कितना हो जाएगा, एक्सएल भी जीरो एक्सी भी जीरो, तो जेड की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आर के बराबर हो जाएगी। क्या बोलते हैं? तो जो आई नॉट लिखाएगा प्योर रेजिस्टिव सर्किट का मैक्सिमम करंट क्या होगा, वी नॉट अपॉन जेड, जेड की वैल्यू आर हो जाएगी। देखना मजा आएगा। ऐसे ही अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो प्योर इंडक्टिव मतलब सिर्फ प्योर एल लगा हुआ, अगर सिर्फ प्योर एल लगा होगा तो क्या हो जाएगा, अगर एल लगा है तो आर जीरो हो जाएगा और एक्स से जीरो हो जाएगा। क्या बोलते हो बच्चों? तो वहां पर जो z है, z की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, अगर इसको भी जीरो कर दोगे इसको भी जीरो कर दोगे तो z की वैल्यू किसके अंडर रूट आएगा, अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर, और स्क्वायर है तो कट जाएगा, तो z की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, देखना भाई, एक्सएल के बराबर हो जाएगी। तो आई नॉट की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वी नॉट, आई नॉट की वैल्यू तो वी नॉट अपॉन जेड ही होती, बट अब जेड की वैल्यू एक्सएल के बराबर आ जाएगी। तीसरा, अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो प्योर कैपेसिटिव मतलब सर्किट में सिर्फ क्या लगा हुआ है, सिर्फ कैपेसिटर। अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, गौर करना, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर जीरो हो जाएगा, यहाँ पे एक्सएल जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ एक्सी का स्क्वायर रूट कट के एक्सी बचेगा। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना होता है, वी नॉट अपॉन जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्सी। देखिए ऐसे एक हथियार से सारे, एक ही से सब निशाने लगा लो। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आर और एल दोनों हैं, गौर करिएगा, अगर आर और एल दोनों हैं
AC अब R और L दोनों है तो Z कितना हो जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट क्या बोलते हो बच्चों, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC है। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस तो है ही नहीं, तो XC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो Z कितना बन जाएगा ये। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट का मैक्सिमम करंट कैसे लिखेंगे, V नॉट अपॉन Z ही होता है। Z कितना आ जाएगा, स्क्वायर। देख लीजिए अगला डायग्राम, अगर आर एल की बजाय पढ़ाया नहीं देखना, बट अगर आर सी सर्किट हुआ तो कि रेजिस्टेंस भी लगाए और कैपेसिटेंस भी लगाए, क्या बोलते हो बच्चों। तो आर सी सर्किट होगा तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर सी है तो क्या जीरो हो जाएगा, एक्सएल जीरो हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट प्लस एक्स स्क्वायर, एक्सएल को जीरो कर दो। तो सॉरी, तो आरसी सर्किट में जो मैक्सिमम करंट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी नॉट अपॉन जेड। जेड क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर। देख लो, तो ये सब इतने सर्किट्स होंगे, प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, आर एल, आर सी, और भी बचता है, और भी बचता है, और क्या बचता है, आर एल, आर सी, और क्या बचेगा फिर, एल सी। मतलब इंडक्टर लगा है और कैपेसिटर भी लगा है। ये लाइन खींच दी। इस केस में आर जीरो हो जाएगा। अगर आर जीरो हो जाएगा तो अंडर रूट क्या बनेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। सिंपल सी बात, जो नहीं है उसको जीरो करना है। अगर आर को जीरो कर दो तो एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से पड़ जाएगा। तो एलसी सर्किट का जेड किसके बराबर होगा, एक्सएल माइनस एक्सी के। तो जो आई नॉट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, वी नॉट अपॉन एक्सएल माइनस एक्सी। देखिए, तो एक ही तीर से मैंने कितने सारे निशाने लगा दिए। कहानी हालांकि मैंने चालू यहाँ से करी थी आरएल सर्किट से, ये आरएल सर्किट को पढ़ूंगा आगे, इस बात को भी पढ़ूंगा। बट गौर करने वाली बात क्या है कि ये चीज निकालनी होती है, किसी भी सर्किट के मैक्सिमम करंट को निकालना है तो वो फॉर्मूला ये होता है जनरल, इसको अच्छे से याद रखना। और याद क्या रखना, ओम्स लॉ है। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, जनरल फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम करंट। आसान है, तो मैक्सिमम करंट निकालने का ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया, वी नॉट अपॉन जेड। और ये जेड क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस। और बार बार बोलना है, जेड मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, जिसे कि इम्पिडेंस कहते हैं। और उसका फॉर्मूला ये होता है, इसको याद रखना। ये क्या है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर टोटल रेजिस्टेंस। अब कितना आसान है, तो किसी भी सर्किट का मैक्सिमम करंट निकाल सकते हैं, किसी भी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, कितना आसान है। देख लो, अगर प्योर आर है तो इन दोनों को जीरो कर दो, अगर प्योर एल है तो इन दोनों को जीरो कर दो, प्योर सी है तो इन दोनों को जीरो कर दो, आर एल है तो सी को जीरो कर दो। ऐसे किसी का भी जेड निकाल सकते हैं और किसी का भी मैक्सिमम करंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे था, यहाँ पे था, और फिर से यहाँ पे आता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि आरएल सर्किट में करंट क्या रहेगा, याद कैसे रखेंगे, एल है तो करंट पीछे रहेगा, एल है तो पीछे तो रहेगा। कितने से पीछे रहेगा, तो 90 की बजाय अब 5 से पीछे रहेगा। तो इक्वेशन क्या मिल जाएगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। आई नॉट की वैल्यू लिखना तो सिखा दी, क्यों भाई, आई नॉट की वैल्यू लिखना तो मैंने सिखा दी। अब फर्क आता है किसकी वैल्यू लिखना, फाइव की वैल्यू लिखना सिखा देता हूँ। तो फाइव की वैल्यू कैसे लिखते हैं वो देखना। ये कौन से नंबर का पॉइंट था, सेकंड नंबर का पॉइंट था। अब तीसरा आता फाइव की वैल्यू कैसे लिखेंगे। तो फाइव की वैल्यू के लिए फेजर डायग्राम बनाना पड़ा चाहिए, उस फेजर डायग्राम से भी कुछ सिखाऊंगा। फेजर डायग्राम क्या होता है, सुनने में गंदा लगता है। तो फेजर डायग्राम मतलब आप कहिए एक तरह से एक ऐसा चार्ट है जो हमें विच टेल्स, मतलब एक ऐसा डायग्राम जो लीड और लैग के बारे में बताता है कि
बारे में बताता है। हिंदी में लिखा फेज मतलब एंगल, फेजर डायग्राम मतलब ऐसा डायग्राम जो लीड और लैग। भाई ये पूरा चैप्टर ही इस पे आधारित है कि कौन आगे है और कौन पीछे है, कितने से आगे है कितने से पीछे। तो कौन कितने से आगे है कितने से पीछे, उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करने को ही फेजर डायग्राम करते हैं। कैसे बनाते हैं वो देखिए, फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं ना। तो कुछ साइन सिंबल क्या है, तो एंटी क्लॉकवाइज हम लोग यूज करते हैं लीड के लिए, अगर कोई क्वांटिटी आगे है तो लीड के लिए एंटी क्लॉकवाइज, और अगर क्लॉकवाइज बनाते हैं तो क्लॉकवाइज हम लोग बनाते हैं किसके लिए, लैग के लिए। क्लॉकवाइज फॉर लैग, एंटी क्लॉकवाइज फॉर लीड। ठीक है, क्लॉकवाइज फॉर लेड और लीड, एंटी क्लॉकवाइज फॉर लीड। अब देखिए अगर मैं बात करूं आर एल सर्किट की, जैसा कि मैंने बनाया आपको आर और एल, क्या बनाया, आर एल सर्किट को जब एसी सोर्स से लगाए तो आर एल सर्किट में क्या होगा, आर एल सर्किट में क्या होगा, जब इससे गुजरेंगे तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में, क्या बोलते हो, तो जो करंट और वोल्टेज, वोल्टेज किसका, रेजिस्टेंस का, तो ये सेम फेज, बट इससे जब गुजरेंगे तो क्या होगा कि करंट क्या हो गया, पीछे रह गया, और जो वोल्टेज है वो क्या रह गया, आगे रह गया। किसका वोल्टेज, इंडक्टर का। ऐसा बोलेंगे, देखना थोड़ा धीरे धीरे वो ड्रामे टाइप का अपने को याद हो जाता है, तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो याद हो जाता है ना। तो उसको मैं ऐसा भी बनाना चाहूंगा, उसको मैं इस तरह से भी बनाना चाहूंगा। यहाँ से एक पॉइंट अपन और भी कवर कर लें क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जो आज पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ध्यान रखना। तो ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है बच्चों, ये एसी। जैसा हम लोग पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में करते थे ना, ये वोल्टेज भी लगाते हो, इस वोल्टेज वी की इक्वेशन हम लोग जानते हैं, जो भी वी नॉट साइन। अब ये वोल्टेज जो है ये किस किस को मिलेगा, क्यों भाई, ये वोल्टेज जो है ये किस किस को मिलेगा, तो ये रेजिस्टेंस को भी मिलेगा, और ये वोल्टेज किस किस को मिलेगा, इंडक्टेंस को भी मिलेगा। इसकी इक्वेशन दी होगी, जैसा कि मैंने एनिमेशन बनाया। एनिमेशन क्या है, जो करंट बैटरी से और वोल्टेज साथ साथ निकलते हैं, ये जो वी, यहाँ जाके यहाँ जाके करंट, सीरीज में करंट तो सेम होता है ना, वैल्यू तो सेम होती है, तो यहाँ जाके करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहेंगे, मतलब आई और वी आर सेम फेज में। कैसे बनाते हैं गौर करना, तो आई और वी आर क्या है, सेम फेज, मतलब वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस और करंट ऑफ रेजिस्टेंस, दे बोथ आर इन सेम फेज। ये तो मैंने ड्रामा बनाता ही आपको, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस आगे पीछे नहीं करता है, तो जो करंट बैटरी से निकलेगा वो वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस के साथ सेम फेज में होगा। ठीक है, जैसे ही ये करंट पास होगा इंडक्टर से गुजरेगा, तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, इंडक्टर में करंट क्या हो जाएगा, पीछे, इंडक्टर में करंट क्या हो जाएगा, पीछे, और इंडक्टर का जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ क्या लिखूंगा कि आई एंड वी आर इन सेम फेज, सेम फेज मतलब कोई आगे पीछे नहीं, और आई और वीएल में बात करूंगा, तो जो आई है वो क्या करेगा, लेग्स बिहाइंड वी, आई जो है वो लैग करेगा किससे, वीएल से। कितना लैग करता है, तो इंडक्टर में करंट कितना लैग करता है, 90 डिग्री से, 90 डिग्री से। ये देखिए, थोड़ा शुरुआत में थोड़ा सा इसको समझना होता है, और थोड़ा सा इसमें शुरुआत में दिमाग पे अपने को लगाना पड़ता है, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस हो जाती है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। सिर्फ आप ये ड्रामा याद रखना मेरी, और प्रॉपर्टी याद रखना कि जो इंडक्टर है वो 90 डिग्री से पीछे करता है करंट, और जो कैपेसिटर है वो 90 डिग्री से आगे करता है। तो रेजिस्टेंस ने करंट को कोई आगे पीछे नहीं किया, बट इंडक्टर ने। अभी इसको और क्या बोल सकते हैं, एक बात बताइएगा,
मैं बोलूं कि इंडक्टर में करंट 90 डिग्री पीछे है, बात तो सही होती है। या फिर और इसको क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि हम लोग डायग्राम किसका बनाते हैं, और इसको ऐसा बोलता हूँ इंडक्टर में वोल्टेज जो है वो लीड्स कर रहा है, वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री, ऐसा भी कह सकता हूँ। एक ही बात है, इंडक्टर में करंट 90 डिग्री पीछे हो जाता है वोल्टेज से, या वोल्टेज 90 डिग्री आगे हो जाता है, एक ही बात है। तो फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे आप करना। तो फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिए इस लाइन को रेफरेंस लाइन बोलते हैं। ऐसा कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है, बट चूंकि बहुत नया रहता है बच्चों के लिए, थोड़ा शुरुआत में अपने को सुनना पड़ता है, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है। तो इस लाइन को हम लोग रेफरेंस लाइन बोलते हैं, मतलब 0 डिग्री की। भाई रेफरेंस तो लेना पड़ेगा ना, तो एक्स एक्सिस को हम लोग रेफरेंस ले लेते हैं, मतलब ये 0 डिग्री। यहाँ पर फेज डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस 0 का मतलब क्या होता है, फेज डिफरेंस मतलब एंगल डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस 0 मतलब ना कोई आगे ना कोई पीछे। तो रेजिस्टेंस में बना सकते हैं, देखिए। तो रेजिस्टेंस में क्या है कि करंट और जो वी आर है वो दोनों एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, तो उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं। तो ये फेज डिफरेंस 0 हो गया दोनों लाल पेन से। देख लो ये लाइन रेफरेंस लाइन, ध्यान रखना। अब दूसरा, अब चूंकि सर्किट क्या है, आर और एल है, तो आर में तो दोनों साथ साथ है, एल में कौन आगे निकल गया, एल में कौन आगे निकल गया, तो एल में वोल्टेज आगे निकल गया करंट से, या फिर करंट पीछे रह गया, एक ही बात है। आप ऐसा मत बोलना सर दो दो बात कर रहे हो हमको कंफ्यूजन हो रहा है, दोनों एक ही बात है। करंट 90 से पीछे है या फिर वोल्टेज 90 से आगे है। तो अब मैंने क्या बोला, आगे है तो लीड को कैसा बनाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। लीड को कैसा बनाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और लैग को कैसा बनाते हैं, क्लॉकवाइज। तो अगर मैं वोल्टेज वी एल का डायग्राम बनाऊं तो वी एल किधर जाएगा, देखो लीड है तो 90 डिग्री आगे जाएगा। तो जो वोल्टेज होगा, किसका वोल्टेज, जो इंडक्टर का वोल्टेज होगा, वो इंडक्टर का वोल्टेज देखो लीड कर गया, कितने डिग्री से लीड कर गया, लीड कर गया 90 डिग्री से। तो ये जो करंट है, ये करंट देखो, तो ये करंट से 90 डिग्री लीड कर गया इंडक्टर का वोल्टेज। तो ये जो कहानी, जो मैंने ड्रामा यहाँ बनाया था, इसको मैंने देखो इस पे सिर्फ ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया है। रेजिस्टेंस है तो आई और वी आर दोनों सेम फेज में, दोनों के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं। बट जब इंडक्टर से गुजरेगा तो वोल्टेज आगे निकल जाएगा करंट से, कितने डिग्री से, 90 डिग्री। तो वोल्टेज करंट से, करंट ये रहा, करंट किधर है, एक्स एक्सिस पे, और वोल्टेज अगर आगे निकल गया तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो देख सकते हो यहाँ से कि ये जो वी एल है ये 90 डिग्री से आगे है आई से, और जो वी आर है वो सेम फेज में है आई से। इसको हम लोग बोलते हैं फेजर डायग्राम, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अगली दो तीन बनाऊंगा तो आप लोग जो देखते से बना दोगे। तो फेजर डायग्राम में सिर्फ आगे और पीछे की बात करनी पड़ती है, कौन आगे है और कौन पीछे, ठीक है। बस अब मैं फॉर्मूले बनाना भी सिखाऊंगा। तो अगर इसको मैं नीचे बनाऊं फिर से, तो कैसा बनना चाहिए कि रेजिस्टेंस में दोनों सेम फेज में है, 0 डिग्री पे है, इंडक्टर में वोल्टेज क्या हो गया, 90 डिग्री पे आगे निकल गया। अब ध्यान देना, तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा वो क्या होगा, यहाँ पर वेक्टर लॉस चलते हैं क्या भाई, यहाँ पर क्या चलते हैं, वेक्टर लॉस चलते हैं। वेक्टर लॉस का मतलब क्या होता है वो भी बता दो। जैसे वेक्टर में जो हम लोग रिजल्टेंट को फॉलो करते हैं ना, वही रिजल्टेंट लॉस यहाँ पर भी फॉलो होते हैं। तो जो रेजिस्टेंस का वोल्टेज है वो 0 डिग्री पे, जो इंडक्टेंस का वोल्टेज है वो क्या है, 90 डिग्री पे। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा। अब थोड़ा सा अब इसको बहुत प्रैक्टिकल मत लेना है, इसके बाद थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट आता है ये, तो इसको बहुत प्रैक्टिकल लोगे तो मजा नहीं आएगा। तो आप तो जैसे मैं बता रहा हूँ उसको देखिए। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो इन दोनों के बीच में कहीं पर आएगा, इन दोनों के बीच में कहीं पर आएगा। और कितना आएगा, तो जो 90 डिग्री पे रिजल्टेंट, कुछ नहीं, जैसा वेक्टर का रिजल्टेंट बताता हूँ, जो 90 डिग्री पे रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, अंडर रूट वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। फिर इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है, आखिरी में जब आर एल सी बताऊंगा ना,
तो ये सब मैं आपको याद करा दूंगा, मेरे पास सबको याद करने के एक शॉर्ट फॉर्मूले भी है, बट अभी मैं आप लोगों को बच्चों सिर्फ समझा रहा हूँ। तो कैसे समझा रहा हूँ उसको आप लोग गौर करिए। तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा, अंडर रूट वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, ऐसे बनाते हैं हम लोग। दिस इज द रिजल्टेंट वोल्टेज का फॉर्मूला। ये रिजल्टेंट वेक्टर पढ़ते हैं, ये रिजल्टेंट कितने पे एंगल पे आएगा, तो ये रिजल्टेंट मान लीजिए इससे कितने एंगल पे आएगा, फाइव एंगल पे। तो अगर इससे फाइव एंगल पे आएगा तो 10 फाइव कैसे निकालेंगे, देखो ट्राइंगल बन रहा है, ये वैल्यू कितनी है, एक्स एक्सिस पे वैल्यू किसका वोल्टेज है, तो एक्स एक्सिस पे रेजिस्टेंस, ये अगर इसको मैं यहाँ ड्रॉप कर दूं तो वाई एक्सिस पे किसका वोल्टेज है, इंडक्टेंस का, और ये एंगल क्या है, फाइव। तो यहाँ से अगर मैं 10 फाइव का फॉर्मूला निकालू, बनाना सिखा रहा हूँ देखना, यहाँ से अगर मैं 10 फाइव का फॉर्मूला सिखाऊं तो 10 फाइव का फॉर्मूला क्या होता है, वी एल अपॉन वी आर। 10 फाइव का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी एल अपॉन वी आर, दैट इज द वोल्टेज ऑफ इंडक्टर अपॉन वोल्टेज ऑफ रजिस्टर। यहाँ सवाल फिर फाइव फाइव किसके बीच का एंगल, फेज डिफरेंस है, फाइव किसके बीच का एंगल है, फेज डिफरेंस मतलब एंगल डिफरेंस, कोई बहुत डरने की बात नहीं है, धीरे धीरे वो भी आ जाता है, ठीक है। थोड़ा टॉपिक को पढ़ने का तरीका अलग है इसका, और कुछ भी नहीं बस। तो फाइव किसके बीच का फेज डिफरेंस है, देखिए ये फाइव, दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन किस किस के बीच का फेज डिफरेंस है, जो करंट है सर्किट में और जो रिजल्ट वोल्टेज है, दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन, फाइव इज द, अभी धीरे समझ में आ जाए आगे, ठीक है, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड रिजल्ट वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस है, ठीक है। तीसरी बात एक और आती है, तीसरी बात एक और आती है, जैसे ओम्स लॉ करते हैं, ये करंट जो आई निकला ये इससे भी पास हुआ, और ये करंट सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, ये भी पास हुआ, बस फर्क क्या हो गया, आगे पीछे हो गया। तो अगर मैं आपसे वी आर की वैल्यू पूछूं, ये रेजिस्टेंस को कितना वोल्टेज मिला, तो वी आर की वैल्यू कितनी होगी, आई आर। अगर मैं आपसे वी एल की वैल्यू, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर पूछूं, तो वो क्या होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर क्या होता है, एक्सएल, याद है कि नहीं, ऊपर बताया था रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर क्या होता है। तो वी आर को आई आर लिख सकते हैं और इसको ही लिख सकते हैं। तो यहां से आप देखिए तीसरा फॉर्मूला, अगर मैं 10 फाइव को और लिखना चाहूं तो 10 फाइव को क्या लिख सकता हूं, आई एक्सएल अपॉन आई आर, वी एल और आई की वैल्यू, तो आई से आई क्या हो गया, कैंसल। तो 10 फाइव की वैल्यू क्या बन जाएगी, एक्सएल अपॉन आर। अभी इसको कुछ भी याद मत रखना, फिर मैं इसको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा याद रखने का, शॉर्ट तरीका क्या होता है। तो 10 फाइव की वैल्यू ये भी बन सकती है, ठीक है। चौथा, अगर इस वी को मैं कन्वर्ट करूं तो वी को क्या लिख सकता हूं, देखो ये वी क्या है, फेजर डायग्राम, वी आर क्या रेजिस्टेंस का वोल्टेज, वी एल क्या इंडक्टर का वोल्टेज, और वी क्या है रिजल्टेंट वोल्टेज, टोटल वोल्टेज जो अपन ने दिया वो है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो इस V इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज क्या हो रहा है, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। तो अगर इस V को मैं कन्वर्ट करूं तो इस V को क्या लिख सकते हैं, आई जेड, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर को क्या लिख सकते हैं, आई आर का स्क्वायर, और वी एल को क्या लिख सकते हैं, आई एक्सएल का स्क्वायर। वी क्या है, ये देखना वी क्या है, टोटल वोल्टेज, तो टोटल वोल्टेज क्या लिखेंगे, करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में लिखते थे, टोटल वोल्टेज को टोटल करंट इनटू टोटल टोटल रेजिस्टेंस लिखते थे ना, और टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, उसी को क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। तो ये आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगी। तो देखो जेड का फॉर्मूला बन गया जो मैंने पहले बताया था, जेड का फॉर्मूला बन गया, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, यही बताया था देखो मैंने। आरएल सर्किट में जो जेड होता है, जो आरएल सर्किट में जेड होता है वो क्या होता है, देखो यही होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो इस चैप्टर को पढ़ने का थोड़ा एक डिफरेंट तरीका होता है, पहले समझाता हूँ, सो मैं समझा रहा हूँ ये,
फिर इसको याद भी कराऊंगा कि कैसे हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं, कैसे हम लोग टोटल वोल्टेज का लिखते हैं फॉर्मूला, कैसे हम लोग फेज डिफरेंस निकालते हैं, और कैसे हम लोग इम्पीडेंस का फॉर्मूला लिखते हैं। ये देख लीजिए, ये अपने पास में सारे फॉर्मूले हो गए। तो जो मैंने इसका शुरुआत किया था आरएल सर्किट का, वो क्या था कि करंट क्या होता है, पीछे होता है। अब चूंकि क्या था भाई, अगर सिर्फ इंडक्टर होता तो 90 डिग्री से पीछे होता, इसको ऐसे याद रखेंगे, बट इंडक्टर के साथ क्या है, रेजिस्टेंस भी, तो 90 डिग्री की बजाय कितने से पीछे होगा, 5 से पीछे होगा। तब जो फाइनली करंट की इक्वेशन लिखने का वक्त आ गया है, जो फाइनली करंट की इक्वेशन लिखने का वक्त आ गया है, वो क्या है, तो करंट इन द आरएल सर्किट इज गिवन बाय, क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये ध्यान रखना, अगर साथ में कोई और भी उंगली करने आ जाएगा, एल के साथ आर भी आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा, तो अब 90 से पीछे नहीं रहेगा। तो जो आरएल सर्किट का करंट होता है वो क्या होगा, आई नॉट को क्या लिखोगे, वी नॉट अपॉन जेड, जेड को क्या लिखोगे, सी नहीं है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और फाइव को क्या लिखेंगे, तो टेन फाइव की वैल्यू ऊपर से कितनी आई थी, एक्सएल अपॉन आर, तो उसको क्या लिखोगे, टेन फाइव को, चलो इसको ऐसा मत लिखो, फिर बहुत डरावना हो जाएगा वो, सिर्फ इसको ऐसा लिख दो कि माइनस, जहाँ पे फाइव की वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, फिर जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये सब मैं याद भी दिलाऊंगा, ठीक है, तो कोई चिंता की बात नहीं। इस तरह से हम लोग इक्वेशंस को लिखते हैं। देखिए ये मैंने आपको सिखाया आरएल सर्किट के बारे में, फिर मैं फाइनली आपको याद करना भी सिखाऊंगा, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं, रट तो हम लोग लेंगे ही प्यार से। तो ये सर्किट कौन सा हो गया, आरएल। अब अगला अपना क्या आता है, आरसी सर्किट। अब इस आरसी सर्किट में इतनी आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ सर, अभी तो इंदौर में सर। आज कौन सा वार है, आज शुक्रवार है। शुक्रवार है क्या आज, फ्राइडे में सर। नहीं शुक्रवार थोड़ी ना, आज गुरुवार है यार, हैं, एक टेस्ट भेज दूंगा, चलो आज एक आध टेस्ट तो भेजता हूँ ढूंढ के कहीं से। कल आ रहे हैं क्या आप? कल आता हूँ, हाँ भेज दीजिए आज। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। कल क्या रहेगा अपना टाइम, अच्छा टाइम टेबल तो सर से पूछना पड़ेगा, ठीक, का टाइम टेबल चेंज होगा ना आपका, क्यों, बच्चों की एग्जाम है ना 3 तारीख से। तो वो रिपीटर लेनी पड़ेगी। तो है। बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ रहे हैं ना? पूरे 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 आने, पूरे नहीं आ रहे, 30% 30% नहीं आ रहे हैं। आ रहा है। अब तो यार मेरे को लगता है सर वापस बंद होने की उम्मीद लग रही है मेरे को तो, दस तो रही है। क्योंकि कोरोना का वो कुछ वापस आ रही है, हमारे इधर भी उन्होंने कुछ 50 वापस स्ट्रेंथ कम करी है इधर। फिर में स्कूलें शुरू होने वाली थी तो बंद हो गई। स्कूल बंद हुई है क्या, हाँ 1 to 8 तो शुरू होने वाले थे, वो नहीं। अच्छा चलो आते हैं यार, एक दो दिन तो आ जाए, नहीं तो पेरेंट्स बोलेंगे आ ही नहीं रहे सर तो आ जाएंगे। तो यार वो कुछ रुकने की व्यवस्था रहेगी कि नहीं रहेगी, ये सकता वो सर बोल रहे हॉस्टल कैसा है, है। ऐसा चलो यार 6-7 दिन तो रुकना है, रुक जाएंगे उसी में। ठीक है, मिलता हूँ सर कल, ठीक है सर। हम्म, तो हाँ बच्चों, तो ये था हमारा आरसी सर्किट। अब आरसी सर्किट में कैसे बनाएंगे, गौर करना। अब देखो धीरे धीरे क्या होता है ना, ये चैप्टर को थोड़ा पढ़ेगा लगे, शुरू में सब चीजें मिक्स रहती है, फिर जब आखिरी में कंक्लूड करूंगा ना मैं, तब वो बिल्कुल क्रिस्टल और क्लियर आपके दिमाग में हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा मेरा सीक्वेंस इसको पढ़ाने का अलग है और उसका तरीका भी अलग है।
तो वो आप देखिएगा। अब आर और सी लगा दिया। अब आर और सी में देखो क्या होगा, करंट और वोल्टेज यहाँ से तो साथ में निकलेंगे, जो भी वोल्टेज हमने दिया वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, वो हाथ नहीं छूटेगा। तो आई और वी आर सेम फेज में। इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, इंडक्टेंस के अपोजिट। इंडक्टेंस के अपोजिट, इंडक्टेंस क्या करता है, करंट को पीछे रखता है। एक बात याद रखना, इंडक्टेंस करंट को 90 डिग्री से पीछे करता है, तो कैपेसिटेंस क्या करेगा, करंट को 90 डिग्री से आगे कर देगा। तो यहाँ जो आई है वो आगे हो जाएगा, किससे आगे हो जाएगा, वोल्टेज से। किसके वोल्टेज से, कैपेसिटेंस के वोल्टेज से। तो कैपेसिटेंस क्या करेगा, करंट को आगे, आगे मतलब लीड। तो आई लीड्स, आई लीड किससे करेगा, वी से। कितने एंगल से, बाय वी किसका, वोल्टेज का, बाय 90 डिग्री। और इसको उल्टा क्या बोल सकते हैं, करंट लीड करेगा 90 डिग्री से, करंट लीड करेगा वोल्टेज से 90 डिग्री से, या फिर वीसी क्या करेगा, लैग्स बिहाइंड आई बाय 90 डिग्री। तो ऐसे प्रॉपर्टी याद रखोगे, दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहेगी। इंडक्टर में करंट 90 से पीछे और कैपेसिटर में करंट 90 से ऊपर। उसका उल्टा भी कह सकते हैं बस। तो ये जो करंट आपने दिया है, ये वोल्टेज जो दिया है वी, टोटल वोल्टेज किसमें बटेगा, इसमें बटेगा वी आर और इसमें बटेगा वी सी। तो बस यहाँ करंट की इक्वेशन क्या होगी, यहाँ करंट की इक्वेशन क्या, अच्छा यहाँ फेजर डायग्राम क्या बनेगा। अगर यहाँ फेजर डायग्राम बनूंगा तो क्या बनेगा बच्चों, ये 0 डिग्री की लाइन होती है, 0 डिग्री पे कौन है, आई और वी आर सेम फेज में। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस का वोल्टेज है वो क्या कर रहा है देखना भाई, कैपेसिटेंस का फेजर डायग्राम हमेशा वोल्टेज का बनाते हैं अपन। तो ये जो कैपेसिटेंस का वोल्टेज है, ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है ना करंट से 90 डिग्री से, या फिर करंट लीड कर रहा है, एक ही बात है। तो अगर कैपेसिटेंस का वोल्टेज लैग कर रहा है, तो लैग करने के लिए क्या बनाते हैं, क्या बोला था, लैग के लिए क्या बनाते हैं, क्लॉकवाइज। तो ये 0 डिग्री से 90 डिग्री पीछे, पीछे है तो क्लॉकवाइज चला दो इसको, आगे होगा तो एंटी क्लॉकवाइज, पीछे होगा तो क्लॉकवाइज। तो ये देखिए ऐसे, ये समझ में आना चाहिए। ये मैं रटवा भी सकता था बट मजा नहीं आएगा। तो देखिए ये करंट से 90 डिग्री वोल्टेज कैपेसिटेंस का पीछे है, और ये करंट और रेजिस्टेंस का वोल्टेज सेम, इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। ये आई और वी आर सेम फेज में है, और जो वीसी है वो 90 डिग्री पीछे है। क्या बोलते हैं उसको, बस यहाँ पर जो टोटल वोल्टेज का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनना चाहिए, अंडर रूट इन दोनों का रिजल्टेंट, वी आर स्क्वायर प्लस क्या बनना चाहिए, वीसी स्क्वायर। यहाँ पर z का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, z का फॉर्मूला मैंने रटवा ही दिया आपको, सेम बना लोगे ऐसे, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी आ जाएगा, एक्सएल 0 हो जाएगा। यहाँ 10 फाई का फॉर्मूला क्या होगा वो भी बना लेंगे। अब यहाँ करंट की इक्वेशन क्या बनेगी, वो देखिए, I इज इक्वल टू, गौर करना, आई नॉट साइन ओमेगा टी। सुनना बच्चों, कैसे ध्यान रखते हैं मेरा एनिमेशन सुनना। अगर सिर्फ अकेला कैपेसिटेंस होता, अगर सिर्फ अकेला कैपेसिटेंस होता, तो अकेला कैपेसिटेंस तो करंट को क्या कर देता है, कैपेसिटेंस क्या करता है, लीड कर देता है। तो अगर सिर्फ अकेला कैपेसिटेंस होता तो सिर्फ आई, अगर सिर्फ सी होता तो ये आई 90 डिग्री से लीड कर देता, बट सी के साथ आर भी तो है ना भाई, दूल्हे के साथ बाराती जैसे चलते हैं, तो वैसे ही भी चल रहे हैं। तो अगर अकेला होता तब 90 डिग्री से वो आगे करता, बट यहाँ रेजिस्टेंस भी है तो आगे तो करेगा, बट 90 के बजाय पाई से आगे करेगा। तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर R हटा दोगे सिर्फ C होगा तो यहाँ प्लस 90 आ जाता। देखो इक्वेशन मैंने बताई थी। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट है, जो रिजल्टेंट करंट है वो क्या करेगा, I करेगा तो लीड सी, वोल्टेज से लीड ही करेगा, बट कितने फेज एंगल से करेगा, बाय फेज एंगल ऑफ 5, नॉट 90। इट विल बी 90 व्हेन देयर इज ओनली कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये आर एल हो गया, ये आर सी हो गया।
अब हम लोग बात करते हैं एलसी सर्किट की। तो एलसी सर्किट वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बना सकता हूँ। एलसी सर्किट कैसा बनेगा, यहाँ पर सिर्फ इंडक्टर होगा और कैपेसिटेंस होगा, आर का कोई काम नहीं। इसको लगा दिया अपन ने सोर्स वोल्टेज भी, डेफिनेटली जो करंट निकलेगा, जो करंट यहाँ से निकलेंगे दोनों हाथ पकड़ के, देखो अब समझ में, ध्यान सुनना। तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, करंट को पीछे करना। इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, करंट को पीछे करना। और कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो अभी सोचो, अगर सिर्फ इंडक्टर होता तो ये क्या करता, आई को पीछे कर देगा, किससे, वीएल। तो इंडक्टर के वोल्टेज को पीछे कर देगा इससे। ये वीएल क्या है, इंडक्टर का वोल्टेज, और ये क्या है, कैपेसिटर का वोल्टेज। अब समझना, जो हाथ पकड़ के यहाँ से निकले थे, इंडक्टर मिला तो करंट 90 डिग्री पीछे हो गया, तो आई लैग्स बिहाइंड वीएल, मतलब वोल्टेज ऑफ इंडक्टर से 90 डिग्री पीछे हो गया। इससे जैसे ही पास हुए कैपेसिटर, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या होती, कैपेसिटर करंट को अब आगे कर देगा, तो अब करंट आगे निकल जाएगा, तो आई क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से लीड हो जाएगा, किससे, वीसी से। तो देखो दोनों को अलग अलग पढ़ो, दोनों को अलग अलग पढ़ो। अगर सिर्फ इसकी बात करूं, अगर सिर्फ इसकी बात करूं, तो अगर मैं सिर्फ इंडक्टर की बात करूं, तो इंडक्टर में क्या होता है, आई लैग्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री। अगर सिर्फ कैपेसिटर की बात करूंगा तो आई क्या होगा, लीड्स वोल्टेज वीसी, और ये वीएल बाय 90 डिग्री। तो इसका फेजर डायग्राम कितना बनेगा, देखो यही तो नहीं रटवाना था, समझने की चीज है। ये लाइन कौन सी होती है, ये लाइन कौन सी है, जीरो। अब आप सर वी आर, तो वी आर तो यहाँ है ही नहीं, तो ये जो करंट है ये इधर ले लो, ये करंट की इक्वेशन। अगर वी आर होता तो वी आर भी इधर होता। अब देखो, अगर मैं बात करूं, ध्यान सुनना, अगर मैं बात करूं वीएल की, वीएल मतलब इंडक्टर का वोल्टेज कितना आगे, इंडक्टर का वोल्टेज कितना आगे, 90 डिग्री से आगे, और कैपेसिटेंस का वोल्टेज क्या है, 90 डिग्री से पीछे। तो आगे मतलब क्या, लीड मतलब कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, और लैग मतलब कैसा, तो जो इंडक्टर का वोल्टेज है वो 90 डिग्री आगे है, तो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घुमा दो, तो ये क्या बन गया, वीएल। देखो, सो वोल्टेज ऑफ इंडक्टर इज 90 डिग्री आगे ऑफ करंट, और वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर क्या होगा, 90 डिग्री पीछे। देख लो, देख कितना आसान है। अब रटने वाले बच्चे सीधे रट भी लेते, पर मजा नहीं आएगा। ये 0 डिग्री की लाइन है, इंडक्टर का वोल्टेज आगे निकल गया 90 डिग्री से, और कैपेसिटर का वोल्टेज पीछे निकल गया 90 डिग्री से। इसको याद रखने का तरीका ये है, कोई एक में याद रखो, उल्टा ऑटोमेटिक हो जाए। इंडक्टर में करंट 90 डिग्री पीछे रहता है, या वोल्टेज 90 डिग्री आगे रहता है। कैपेसिटेंस में करंट 90 डिग्री आगे रहता है, या वोल्टेज 90 डिग्री पीछे रहता है, एक ही बात है। ठीक है, हाँ भाई मयूर। अरे मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ अभी, रुको, बस रिकॉर्डिंग हो गई कंप्लीट। क्या, कल भी आपने रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं भेजा। हाँ यार, अब रिकॉर्डिंग कर ही रहा तुम्हारी यार, 1-1.5 घंटे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वैसे। सर कोर्स बाकी है ना, काय का कोर्स बाकी, 10 को पेपर है ना, आप कुछ करो ना। अरे तुम्हारा रिकॉर्डिंग कर रहे बताओ कितने थे। बजे का करना है आज? अरे कर ली मैंने, तो कर ली बेटा, अकेले ही करना। क्या रिकॉर्ड कर रहे हो अभी? हाँ हो गई लगभग, खत्म होने वाला है। सर तो आज क्लास होंगी कि नहीं होंगी? काय की क्लास, मैं तुमको भेज दूँ, मैं तुमको भेज रहा हूँ ना अभी रिकॉर्डिंग, देखना आप, वो मैं लगभग पूरा ही कर दूंगा इसमें। होने है ना? होने ही वाला, RLRC तो हो ही गया, RLC बचा है बस। तो उसको अभी अपलोड करूंगा, तो वो 2 बजे तक अपलोड हो जाएगा, फिर तुम उसको देख लेना। तो आज क्लास होगी कि नहीं होगी ये बता दो। नहीं, लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग होगी ना, अब तो आप तैयारी करो अपनी। आपको रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, उसको देख लेना आप जब भी देखोगे। फिर जब पेपर के टाइम 2 दिन की जो छुट्टी रहेगी, उसमें अपन एक बार फुल सिलेबस की पूरी क्लास रख लेंगे, AC इलेक्ट्रोस्टैटिक और इन सब की। करंट इलेक्ट्रिसिटी और ये तो कंप्लीट है आपका। आप नागपुर कब आ रहे हो? कल 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 मतलब कल ऑनलाइन, कल तो हम छुट्टी, मतलब परसों आपका दर्शन होगा। तुम्हारी क्लास लगेगी क्या अभी, कल नहीं लगेगी, परसों लगेगी ना, मतलब सिर्फ पेपर के दिन छुट्टी मिल गई आपको। अच्छा ऐसा है क्या। हाँ।
तो क्यों लग रही क्लास? हमको यहाँ पे तो आना है सर, क्योंकि यहाँ से तो मेरे कॉलेज के लिए। अच्छा, तो हम यहाँ पे आने वाले हैं कल, तो कल ही मिल जाऊंगा आप। सुबह होंगे क्या यहाँ पे शाम को? देखते हैं क्लास कब लगती है। मैं तुम लोगों को रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ऐसी की वो रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? हाँ सर। और सर आप कहाँ रुकने वाले हो सर? अभी देखते हैं, अभी कुछ पक्का ही नहीं है यार। रंजीत सर की तो आज देख के बोल। हाँ, रंजीत सर की वाइफ तो नहीं है, रुक जाएंगे चौहान से कहीं पे। मैडम ने कोई हॉस्टल चालू किया ऐसा बता रहे हो? हॉस्टल में जाना फिर तब तक मिल जाएगा आपके घर में। है? है, अभी घर नहीं लूंगा, अभी घर नहीं लूंगा, वैसे मैं नेक्स्ट जनवरी में लूंगा, अभी नहीं लूंगा, अच्छा ठीक। है ना? ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग ही करा तुम्हारी, तुम भी रिकॉर्डिंग में आ जाओ भाई, है ना? रिकॉर्डिंग भेजूंगा, आप लोग देख लेना उसको फिर। हाँ सर। ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने ही वाली है। ये अपना V का फॉर रिजल्टेंट वोल्टेज का फॉर्मूला हो गया, VL माइनस VC। ये अपने Z का फॉर्मूला हो गया, XL माइनस XC। और बस करंट की इक्वेशन क्या बनेगी? तो अब करंट इन LC सर्किट, हाँ ये अपने आई नॉट का बना लिया, ये बना लिया। हाँ, तो जो मैक्सिमम करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी? V नॉट अपॉन Z। Z की वैल्यू क्या होती है? XL माइनस XC, है ना? ये कहाँ से आ गया? हाँ, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, देख लीजिए। तो ये हमारा RL हो गया, ये हमारा RC हो गया। और अब इसको देखो, ये जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को, इसको कुछ भी याद रखने का तरीका अलग बताऊंगा। अभी तो मैंने आपको सिर्फ समझाया है कि सर्किट को कैसे देखते हैं, RL को कैसे देखते हैं। ये चीज देखो आपने कि यहाँ दोनों साथ साथ है, यहाँ वोल्टेज आगे निकल गया, करंट पीछे रह गया, ठीक है? हाँ, और इसमें क्या ध्यान रखना है कि L है तो करंट तो पीछे ही रहेगा, बट अगर R है तो 90 की बजाय 5 से पीछे रहेगा। फिर RC कैसे देखते हैं, LC कैसे देखते हैं, ये सब मैंने आपको समझाया। अब इसके साथ फाइनली व्हाट इज द कंक्लूजन, तो ये कंक्लूजन आप याद रखिएगा। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ याद रखने का, इससे आप सारे फॉर्मूले याद रख सकते हैं। तो हमें पढ़ना है सीरीज RLC। सीरीज RLC का मतलब देखो क्या है, कैसे पढ़ते हैं इस चैप्टर को? पहले सिर्फ R लेते हैं, फिर L लेते हैं, फिर C लेते हैं, फिर RL लेते हैं, RC लेते हैं, LL। अब इसमें सब लगा दो, तो RLC में R भी लगेगा, L भी लगेगा और C भी लगेगा। ये तीनों को हमने लगा दिया, ये तीनों को हमने लगा दिया V वोल्टेज से। अब यहाँ कैसे बनेगा, इसको याद रखने का तरीका भी, यहाँ सारे फॉर्मूले याद रखूंगा, देखिए कैसे करते हैं। तो अगर तीनों लगा तो बैटरी से तो दोनों हाथ पकड़ के निकले, यहाँ पर गए, देखो यहाँ पे क्या होगा, I और VR दोनों सेम फेज में, दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है? 0। मतलब ये जो हाथ पकड़ के निकले थे ये हाथ नहीं छूटेगा। अब इंडक्टर में जाएगा तो हाथ छूट जाएगा, इंडक्टर में जाएगा तो कौन पीछे हो जाएगा? इंडक्टर का काम क्या है? करंट को पीछे करना और वोल्टेज को आगे निकालना। तो यहाँ वोल्टेज आगे निकल जाएगा करंट से, कितने एंगल से?
90 डिग्री से। तो यहाँ हाथ छूट गया, वोल्टेज आगे निकल गया। फिर जब इंडक्टर को क्रॉस करोगे तो कैपेसिटर का काम क्या है, करंट को आगे करना। तो अब यहाँ करंट आगे हो जाएगा और जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वीसी वो पीछे हो जाएगा। तो यहाँ फिर फेज डिफरेंस 90, जैसे इसको क्रॉस करेंगे फिर से हाथ पकड़ लेंगे। ये मेरा कंक्लूजन है। अब आप सारी चीज बता सकते हो। देखो तो ये हाथ यहाँ नहीं छूटा, इंडक्टर में करंट पीछे रह गया वीएल से 90 डिग्री से, फिर आगे गए तो करंट 9 आगे हो गया वीएसी से पीछे। ऐसा ही देखो सर, यहाँ हाथ नहीं छूटा, यहाँ करंट 90 से पीछे हो गया, यहाँ करंट 90 से आगे हो गया। इस चीज को फेजर डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो बड़ा आसान। ये लाइन क्या होती है, 0 डिग्री की रेफरेंस लाइन। 0 डिग्री किस किस के बीच एंगल है, आई और वी आर के बीच एंगल कितना है, 0। अब इंडक्टर में क्या हो गया, इंडक्टर में क्या हो गया, वोल्टेज लीड हो गया, वोल्टेज लीड द करंट बाय 90 डिग्री। तो वोल्टेज अगर लीड हो रहा है तो लीड कैसे बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये वीएल क्या हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा। और कैपेसिटर में वोल्टेज क्या हो गया, लैग हो जाएगा, तो लैग तो क्लॉकवाइज। तो ये देख लो, ये कंप्लीट फेजर डायग्राम बन गया। इस फेजर डायग्राम को अगर हमने समझ लिया तो यहाँ से हम सब बना सकते हैं। देखो अगर इसको समझ लिया तो सभी का फेजर डायग्राम बना सकते हैं। ये दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये समझने की चीज है। तो वोल्टेज लैग द करंट बाय 90 डिग्री, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर लैग, सॉरी वोल्टेज ऑफ इंडक्टर। इस लाइन को काट देना, फिर से बोल रहा हूँ। हाँ, कि रेजिस्टेंस में दोनों सेम फेज में, इंडक्टर में वोल्टेज आगे निकल गया 90 से और कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे रह गया। दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ आरएलसी सर्किट। देख लीजिए ऐसे बनाया जाता है। ये कंप्लीट बात है, ये क्या है, कंप्लीट बात है। बस कंप्लीट बात में क्या, अब अगर यहाँ सिर्फ आरएल सर्किट होता तो सी वाले को हटा दीजिए, तो फेजर डायग्राम कैसा बन गया था, देखो ऐसे बना था। अगर सिर्फ आर सी सर्किट होगा तो एल वाले को हटा दीजिए, तो ये दो बचेंगे। तो फेजर डायग्राम कैसा बनेगा, मतलब बेटा अगर आर एल सी सीख लिया तो सब सीख लिया, तो कैसा बनेगा, सिर्फ ऐसा। देखो अगर यहाँ सिर्फ आर एल की बजाय सिर्फ क्या होगा, एल सी होगा, तो आर वाले को हटा दीजिए, तो फेजर डायग्राम कैसा बनेगा, ये वी एल ऊपर, नीचे आर से आई इधर, वी आर नहीं आएगा, देख लीजिए। तो ये अगर आ गया इसका मतलब ये तीनों ऑटोमेटिकली आपको आ ही जाएंगे। देख लीजिए अगर ये आ गया तो तीनों आ जाएंगे। ये समझने वाली बात थी, ये मैंने आपको समझा दिया। देख लो ऐसे फेजर डायग्राम बनाते हैं। ये चीज लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है, अगर थोड़ा सा विचार करके करोगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देख लीजिए, तो ये फेजर डायग्राम। दूसरा, अब V का फॉर्मूला क्या होता है, तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वो ये होता है VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला है RLC के लिए। इनको याद रखना, अब गौर करना बच्चों, अब जो पीला बना रहा हूँ इसको याद रखना है, इस फॉर्मूले को याद रखो। दिस इज टोटल वोल्टेज ऑफ RLC सर्किट। इससे हम सब बना लेंगे, इसको याद रखना। बस यहाँ पे क्या है, अगर सिर्फ सुनो भाई, अगर RL सर्किट है तो क्या जीरो हो जाएगा, अगर RL सर्किट है तो VC जीरो हो जाएगा। अगर VC जीरो हो जाएगा तो V क्या बन जाएगा, अंडर रूट VR² प्लस VL²। यही पहले बना था। अगर RC सर्किट है तो VL जीरो हो जाएगा, तो V क्या बन जाएगा, अंडर रूट VR² प्लस VC²। और LC सर्किट है तो VR जीरो हो जाएगा, क्या बन जाएगा, V अंडर रूट VL माइनस VC का होल स्क्वायर। रूट से रूट यहाँ कट आएगा, तो जो V है वो क्या बन जाएगा, VL माइनस VC। इस तरह से याद, दिस इज शॉर्ट ट्रिक नाउ।
कि आरएलसी पढ़ लो, सीरीज आरएलसी पढ़ लो तो सब आरएल आरसी एलसी सब आ जाएंगे, ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ये देखो, ये आपको पढ़ने का तरीका। तीसरा फॉर्मूला जेड, तो जेड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ये होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये हमारा कंक्लूजन है। बच्चों ध्यान सुनना, ये इसको मेरा पढ़ाने का तरीका। पहले मैं समझा देता हूँ सबको इंडिविजुअल, अब मैं आपको कंक्लूड करा रहा हूँ। कंक्लूजन में सब कुछ आ जाएगा। तो जेड का जनरल फॉर्मूला ये होता है, इसको अच्छे से याद याद याद, इसको बार बार लिख रहा हूँ, इसको अच्छे से याद कर लेना। पीला वाला ये वोल्टेज का जनरल फॉर्मूला, इसको अच्छे से याद 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 कर लेना। ये तीनों का फेजर डायग्राम है, इसको अच्छे से समझ 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 आ रहा हूं, समझ कर लेना। हाँ, बस अब यहाँ फिर वही है, Z का जनरल फॉर्मूला ये हो गया बच्चों। अगर आर एल सर्किट है तो C वाले टर्म को जीरो कर दोगे तो Z कितना बन जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अगर आर सी सर्किट है तो L को जीरो कर दो तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। और अगर L और C सर्किट है तो R को जीरो कर दो। अगर यहाँ R को जीरो कर दोगे तो कितना बन जाएगा, अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से कट जाएगा रूट, तो एक्सएल माइनस एक्सी है। आसान, एक जनरल फॉर्मूला याद करके सब बता दो सारे। तीसरा फॉर्मूला, चौथा फेज डिफरेंस का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को याद रखना, बना भी सकता हूँ बट इसको बनाने में फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ये फॉर्मूला होता है एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाई। फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो यहाँ भी सेम है। अगर क्या है बच्चों, आर एल सर्किट है, जो भी आर एल है तो सी को जीरो कर दो, तो 10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्सएल बाय आर। अगर आर सी सर्किट है तो 10 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस एक्सी अपॉन आर। एल को जीरो कर दो। और एल सी सर्किट है तो एल और सी सर्किट है तो आर को जीरो रखोगे, तो 10 की वैल्यू समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो 10 की वैल्यू इन्फिनिटी, मतलब फाई की वैल्यू 90 डिग्री। देख लीजिए भाई, ये हमारा खेल है। बस इसी मैक्सिमम करंट अगर लिखना है तो आई नॉट की वैल्यू क्या होती है, वी नॉट अपॉन जेड। वो तो लिखना पहले सिखा दिया था। जेड कितना होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। इसमें मैक्सिमम करंट लिखना है तो क्या होता है, जेड जेड कितना होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इसमें जेड कितना होता है, एक्सएल माइनस एक्स। देख लीजिए, दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब मैं क्या फिर कहना चाहूंगा, जो ऊपर समझा है वो सिर्फ समझने की, उसको कुछ भी याद नहीं रखना है। दिस इज द कंक्लूजन, ये कंक्लूजन है। यहाँ से आपको याद रखना चालू करना, इन फॉर्मूलोस को समझ के याद कर लीजिए। तो ये सीरीज आरएलसी में तीनों का फेज डायग्राम रखवा नहीं रहा हूँ, समझाया ये मैं कि आई और वी आर सेम फेज में,
VL 90 से आगे, VC 90 से पीछे, इस तरह से फेज डायग्राम बनाते हैं। ये टोटल वोल्टेज का फॉर्मूला, इसको याद रखना है। यहाँ से RLRC तीनों के बन जाएंगे। ये Z का फॉर्मूला, इसको याद रखना है। यहाँ से RLRC सबके बन जाएंगे। ये 10 फाई का फॉर्मूला, यहाँ से RLRC LC सबके बन जाएंगे। ठीक है। एंड द फाइनल कंक्लूजन इज व्हाट, कि RL सर्किट जब R और L लगा होता है तो L की प्रॉपर्टी होती है पीछे करना। L की प्रॉपर्टी क्या होती है? करंट को पीछे करना। बट जब R लगा होता है साथ में तो पीछे तो करता है, I लैग्स तो होता है। इसको ऐसे याद रखना, I लैग्स तो होता है V से, बट 90 के बजाय कितने एंगल से? 5 एंगल से। वो 5 एंगल ही कैसे निकालते हैं? तो 10 फाई कैसे होगा? 10 फाई क्या होगा? XL माइनस XC कितना है? 0 अपॉन R। अगर RC सर्किट है तो ऐसे करोगे तो बहुत मजा आएगा। RC सर्किट है तो कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी करंट को आगे करना। अगर सिर्फ कैपेसिटेंस होता तो 90 से आगे करता, बट R है तो सिर्फ 90 के बजाय 5 से। तो यहाँ I लीड्स द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 5, नॉट 90। यहाँ लिख देता हूँ, नॉट 90 से भी करेगा। तो कितने से करेगा? तो वो 10 फाई कैसे निकालेंगे, फिर न्यूमेरिकल जब बताऊंगा तब और चर्चा करेंगे। ठीक है। तो यहाँ 10 फाई कैसे निकालेंगे? एक्सएल कितना है? 0 माइनस XC अपॉन R। अगर यहाँ तीनों आ जाए, R भी आ जाए, L भी आ जाए, C भी आ जाए, R L C तीनों अगर आ जाएंगे तो अब काम हो गया। इसका काम तो साथ, इसका काम पीछे करना भी है। ये 90 से पीछे करता है, ये 90 से आगे करता। तो जब L और C दोनों आ जाते हैं तो डोमिनेंस देखना पड़ता है। गौर समझिए, यहाँ सिर्फ L था, इसको तो मतलब ही न्यूट्रल साधु बाबा है। R तो साधु बाबा है, इसको किसी कोई मतलब नहीं। तो सिर्फ L था तो वो करंट को पीछे ही करेगा। R के चक्कर में 90 से पीछे नहीं कर पाया तो 5 से पीछे कर दिया। अगर C था तो वो करंट को आगे ही करेगा। R के चक्कर में 90 से आगे नहीं कर पाया तो कुछ और एंगल से। बट अगर L और C दोनों आ जाएंगे तो करंट आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। तो कितने से होगा? तो वो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? XL माइनस XC बाय R। यहाँ पर करंट की इक्वेशन क्या बनती है? साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। यहाँ करंट की इक्वेशन क्या बनती है? ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि यहाँ आगे रहेगा यहाँ पीछे रहेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगी? I नॉट साइन प्लस माइनस फाइव। प्लस माइनस क्यों? तो प्लस मतलब आगे भी हो सकता है और माइनस मतलब पीछे भी। क्यों? क्योंकि आगे करने के लिए कैपेसिटेंस भी है और पीछे करने के लिए इंडक्टेंस भी। तो दोनों संभावना यहाँ पर बन सकती है, आगे भी और पीछे। देख लीजिए। तो ये बच्चों हमारी रिकॉर्डिंग है, और मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, इसको पढ़ने का तरीका क्या है। तो जो लोग इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे, इसका तरीका है, शुरुआत में कुछ समझने की कोशिश मत करना। पहले जैसा जैसा बोलते जा रहा हूँ वो समझ लो। फेजर डायग्राम क्या होता है, कैसे बनाते हैं, वो सब मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। कैसे बनाते हैं वो देखिए। वो हम लोग ऐसे, जो मेन फोकस करना है वो आखिरी के सिर्फ सीरीज RLC पे अच्छे से फोकस करना, तो सारे सर्किट आपके बन जाएंगे। फिर फाइनली मैं कुछ टेबल अटैच कर रहा हूँ, उस टेबल को देख के फाइनल कंक्लूजन्स ले लीजिए। ठीक है। ये हमारी थ्योरी थी, इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन भेजना तब आपको और बात समझ में आए। ठीक, थैंक यू। सभी लोग इसके नोट्स बना लें और लिख लें।